एंड वेलकम बैक माय डियर लवली स्टूडेंट्स। जो वेलकम बैक वाले स्टूडेंट्स नहीं है, मतलब जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, उन्हें मैं कहूंगी कि जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, बिकॉज अगर आपने ये नहीं किया तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। नहीं, सीरियसली आपका बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर सीरियसली मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे अगेन वही टॉपिक जो प्रीवियस हमने पढ़ा है, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन। एंड 100% गारंटी दे रही हूँ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। आपको कंस्ट्रक्ट करने को कहा जाएगा एनालिटिक फंक्शन को। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे या जो डायरेक्टली इस वीडियो पर आए हैं, वो आई टिप पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट वीडियो से कंटिन्यू सीरीज को फॉलो करोगे तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा, ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेगुलर फंक्शन। अब आप बोलोगे, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप बोलोगे ये तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं था, रेगुलर फंक्शन होता क्या है, मैम ने तो बताया ही नहीं था, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आई एम सॉरी कि ये चीज मैंने पहले ही वीडियो में बतानी चाहिए थी, पर मैं भूल गई। रेगुलर फंक्शन ही एक दूसरा नाम है किसका? एनालिटिक फंक्शन का। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द रेगुलर फंक्शन इंस्टेड ऑफ एनालिटिक फंक्शन। एंड रेगुलर से मुझे एक और बात याद आई, इसका एक और नाम है जो है होलोमॉर्फिक फंक्शन। होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोला जाता है एनालिटिक फंक्शन को, पर इसके चांसेस कम है। एग्जाम में इस नाम से ज्यादातर पूछा नहीं जा सकता है, बट रेगुलर जरूर आ सकता है, या तो एनालिटिक या रेगुलर नाम से आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, अब मैं थोड़ा फास्ट लेने वाली हूँ। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास में वो मिलने थॉमसन मेथड है, जो मैंने मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। Okay, so this was the procedure, this was the working rule for Milne-Thomson method. तो ये वर्किंग रूल हमें क्या बताता है? हमें सबसे पहले निकालना होता है del u by del x and del u by del y, और फिर उसको कुछ नया नाम देना होता है, that is phi1 of xy and phi2 of xy. तो पहले तो हम निकालते हैं वैल्यूज ऑफ del u by del x and del u by del y। तो उसके लिए सबसे पहली स्टेप क्या होती है? गिवन इक्वेशन इज, उसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। अब उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा del u by del x। आप चाहो तो ये सारी ब्रैकेट्स ओपन कर सकते हो, ऑल द टर्म्स यू कैन ओपन, एंड देन आप इंडिविजुअली उसका डेरिवेटिव ले सकते हो। बट इफ यू वांट, अब देखो यहाँ पर अगर मैंने इसको एक फंक्शन मान लिया, दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, एंड ये जो ब्रैकेट के अंदर है वे पूरे को अगर मैं सेकेंड फंक्शन मानती हूँ, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। मानू या ना मानू, प्रोडक्ट रूल लगने ही वाला है। क्यों लगने वाला है? क्योंकि यहाँ भी x है। कब लगता है प्रोडक्ट रूल? जब x के दो फंक्शंस होते हैं और विद रिस्पेक्ट टू x ही आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तब प्रोडक्ट रूल लगता है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर भी x है और इसके अंदर तो बहुत सारे x है, तो कहीं आपको प्रोडक्ट रूल लगाना ही है। सो ये मैंने मान लिया फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकेंड फंक्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। तो अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, बट ये याद रखना है कि विथ रिस्पेक्ट टू x मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो मेरे लिए y कांस्टेंट है, और भी कोई वेरिएबल आ जाएगा तो वो भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? y स्क्वायर, बिकॉज कांस्टेंट अकेला आया है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, राइट। एंड ये है cos y, अगेन दिस विल बी 0, राइट। प्लस अब अगर ये चीज मैं क्लास में पढ़ा रही होती तो मेरे बच्चों ने इमीडिएटली मुझे पॉइंट आउट किया होता कि मैम ये 0 नहीं आएगा, आपने गलत लिखा है। तो आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये स्पॉट किया, ये मिस्टेक, कि ये 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लेट मी एक्सप्लेन। नाउ सी, अब जो ये cos y है ये इसकी मल्टीप्लिकेशन में है। अगर वो अकेला होता या प्लस में होता तो उसका डेरिवेटिव 0 होता, बट बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कांस्टेंट कॉपी पेस्ट होगा, उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा।
अगर आपको बहुत कंफ्यूजन होता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस टर्म को यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर कॉस वाई माइनस वाई स्क्वायर कॉस वाई। इसको ऐसे लिख के भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इन दैट केस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x cos y कॉपी पेस्ट, और ये पूरा की पूरा कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0। अल्टीमेटली यही वैल्यू मिलने वाली है 2x cos y, ठीक है। प्लस ये खत्म नहीं हुआ, ये पूरे डेरिवेटिव्स हमें आगे लेने हैं। अब इसमें आप देख रहे हो कि जो जो कांस्टेंट है, कौन कौन से कांस्टेंट है, 2y sin y, तो उसको कॉपी पेस्ट कर दो, 2y sin y, बचा सिर्फ x का डेरिवेटिव होता है 1। इज इट क्लियर? फिर भी अब ये खत्म हो गया क्या? नहीं हुआ, डेरिवेटिव खत्म। फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ही हुआ है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज। अब ये जो ब्रैकेट है इसको एज इट इज लिख देना है, जो टेंशन वाला काम था वो हो गया। इसको कॉपी पेस्ट कर दो एज इट इज, 2xy sin y। अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, माइनस ई रेज टू माइनस एक्स, राइट। और इसका नामकरण तो भूल ही गए हम करना है, क्या नामकरण करना होता है, इसको हम लिखते हैं लेट दिस बी phi 1 ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वी विल फाइंड डेल u बाय डेल y। अब डेल u बाय डेल y जब करेंगे तो क्या फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा? यस मैम, प्रोडक्ट रूल लगेगा। लगेगा क्या, सोच के बताओ। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? प्रोडक्ट रूल कब लगता है, जब आप y से डिफरेंशिएट कर रहे हो और y के ही दो फंक्शंस हो। तो यहाँ पर ये जो दोनों फंक्शंस दिख रहे हैं, ये दिस मल्टीप्लिकेशन में, ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, तो ये पहली टर्म जो है ये तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू y करे तो x कांस्टेंट होगा, तो ये आएगा e रेज टू माइनस एक्स एज इट इज, कॉपी पेस्ट। ये वो वाला नहीं है प्रोडक्ट रूल वाला, इसको एज इट इज लिखना है। बस अंदर की जो टर्म है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अगेन इसको आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे अज्यूम कर सकते हो, ये वाली टर्म जो है एक्स स्क्वायर कॉस वाई अगर होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब हम अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसको हमने कुछ भी नहीं किया है, ये हमारे लिए कांस्टेंट है तो कॉपी पेस्ट। तो एक्स स्क्वायर कॉस वाई का जब मैं डेरिवेटिव लूंगी तो अगेन एक्स स्क्वायर मेरे लिए कांस्टेंट है, राइट। कॉस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन वाई, ठीक है, माइनस। अब इस टर्म का जब मैं लेती हूँ डेरिवेटिव, दूसरी टर्म क्या है, माइनस वाई स्क्वायर कॉस वाई। अब यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्यों? क्योंकि y के दो फंक्शंस आ गए हैं, वाई स्क्वायर कॉस वाई, तो प्रोडक्ट रूल तो लगना ही है। तो प्रोडक्ट रूल के लिए हम, क्योंकि मुझे पता है दो टर्म्स आने वाली है, आई विल पुट अ ब्रैकेट फर्स्ट। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, तो वाई स्क्वायर को एज इट इज रखती हूँ मैं, कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई प्लस कॉस वाई एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, ठीक है। ये हो गया सेकेंड टर्म का, दैट मींस माइनस वाई स्क्वायर कॉस वाई का डेरिवेटिव हमने ले लिया है। अब आते हैं दिस टर्म में कौन कौन से कांस्टेंट है उसको तो कॉपी पेस्ट कर दो पहले। तो यहाँ पर है 2x मेरे पास है कांस्टेंट, 2x कांस्टेंट है, उसको कॉपी पेस्ट। बचा क्या है, y और साइन y। तो अब y और साइन y में अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों y के फंक्शंस है। तो y इंटू साइन y का डेरिवेटिव हो जाएगा cos y प्लस साइन y एज इट इज और y का डेरिवेटिव 1, राइट। अब इसको हम नामकरण इसका करेंगे, इसका नाम क्या देते हैं, phi 2 ऑफ एक्स वाई। तो इसको दे दिया phi 2 ऑफ एक्स वाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ phi 1 एंड phi 2 एट x इक्वल टू z एंड y इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं। सो नाउ वी विल फाइंड at x equal to z and y equal to 0, let us see what is the value of phi 1। तो phi 1 क्या हो जाएगा, x की जगह z पुट करना है, y की जगह 0 पुट करना है। So let us find out, जहां जहां x दिख रहा है z पुट करते जाओ, जहां जहां y दिख रहा है 0 पुट करते जाओ। cos 0 is 1, अगर आपको समझ गया होगा तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, यहाँ पर आ जाएगा cos 0 की जगह 1 प्लस, अब यहाँ y है तो 0 के कारण ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस ये हो गया e रेज टू माइनस z वाला, e रेज टू z, ये वाली टर्म स्टार्ट कर रही हूँ मैं, 2 इंटू z, cos 0 हमें पता है 1 होता है, प्लस ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी बिकॉज यहाँ पर y है, y की जगह में 0 पुट करना है। तो इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज
माइनस ई रेस टू जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस ई रेस टू जेड इंटू टू जेड। यहाँ से ई रेस टू जेड भी कॉमन निकल सकता है एंड यू कैन राइट दिस एज टू जेड माइनस जेड स्क्वायर। लेट मी चेक, ई रेस टू जेड जेड स्क्वायर माइनस टू जेड, ठीक है, माइनस इन्होंने कॉमन निकाला है। तो ये हमारी वैल्यू फाई वन ऑफ जेड जीरो। बिल्कुल इसी तरीके से हम निकालेंगे अब फाई टू ऑफ जेड जीरो, ठीक है। सो फाई टू ऑफ जेड जीरो मतलब अगेन जहां जहां हमें दिख रहा है x वहां वहां हम पुट करेंगे z, जहां जहां y है वहां पुट करेंगे जीरो। तो यहाँ y दिख गया तो ये टर्म जीरो हो गई, x की जगह z, ये जीरो, ये साइन जीरो जीरो हो गया तो ये टर्म भी पूरी जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है तो अगेन ये पूरी टर्म जीरो हो गई। देन अगेन ये भी टर्म जीरो हो गई, ये भी जीरो, ये भी जीरो, मतलब पूरा ही जीरो हो गया। ओके, सो फाई टू, लेट मी चेक, यस फाई टू इज जीरो। तो फाई टू ऑफ जेड जीरो इज जीरो एंड फाई वन हमें ये मिला है। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। क्या लिखना होता है, बाय मिलने थॉमसन मेथड, और उसको अंडरलाइन करना है एग्जाम में, बाय मिलने थॉमसन मेथड। वो फॉर्मूला आपको पहले लिखना होता है यहाँ पर। आई विल राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज। सो दिस इज द फॉर्मूला एफ ऑफ जेड का। ये किसका फॉर्मूला है, मिलने थॉमसन मेथड का। इसमें बस ये याद रखना है, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, आई लिखना भूल जाते हैं। सो हियर यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ, वैल्यू नहीं, आई लिखना है एंड ये वैल्यूज पुट करनी है। फाई वन और फाई टू जीरो रहने के कारण ये वैनिश हो जाएगा। इसके बाद हमारे प्लस सी नॉट जीरो, हमारे पास क्या बचता है, वी विल हैव इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू जेड, ये टू बाहर आ जाएगा, जेड माइनस इंटीग्रेशन डी जेड, ये ब्रैकेट मैं ओपन कर रही हूँ और ये ब्रैकेट ओपन करूंगी तो ये आ जाएगा माइनस ई रेस टू जेड जेड स्क्वायर डी जेड प्लस सी। नाउ दिस अगेन यहाँ पर बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट फंक्शन नहीं, फर्स्ट नहीं, ये सेकंड फंक्शन होगा। आई होप आप सबको पता है आइलेट रूल क्या होता है बाय पार्ट्स का। बाय पार्ट्स कब लगता है, जब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल कर रहे हो, जैसे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं और जेड के ही दो फंक्शंस अगर आ जाते हैं या ई रेस टू जेड मान लो, तो तब बाय पार्ट्स लगता है। जैसे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं हम डेरिवेटिव में, वैसे यहाँ पे उसको बाय पार्ट्स बोला जाता है और उसमें ये रूल फॉलो करना होता है। ये आप लोग ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ चुके हो, तो ये वापस मैं नहीं करवाने वाली हूँ। आई अज्यूम दैट आप लोगों को ये आता है, तो यू विल सॉल्व दिस, दिस इज योर होमवर्क। आपका जो भी आंसर आएगा उसको आप कमेंट करके मुझे बताओगे एंड आपस में आप लोग डिस्कस करोगे। यू विल रिप्लाई टू अदर्स कमेंट्स कि ये आंसर सही है या नहीं, ठीक है। सो आई थिंक द आइडिया इज क्लियर। अब हमने एनालिटिक फंक्शन के ऊपर में दो एग्जांपल्स कर लिए हैं टू हाउ टू कंस्ट्रक्ट, ओके, एंड आई थिंक इट इज सफिशिएंट। अब इसके बेसिस पे आप जितने एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हो एंड फिर भी अगर आपको लग रहा है कि इसके ऊपर और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। बट फॉर टाइम बीइंग आई फील दैट इतना सफिशिएंट है नॉलेज आपके लिए। अब आगे आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। सो आई एम नॉट सेइंग कि यही एग्जाम्पल एग्जाम में आने वाले हैं, बट ये मेथड, ये टाइप पर एग्जाम्पल 100% आएगा, एक क्वेश्चन आने वाला है। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, बस वैल्यूज चेंज हो जाती है। बाकी अगर आपको प्रोसीजर पता है तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन 100% करेक्टली, राइट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, आई थिंक ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो चुका है। इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज एनालिटिक फंक्शंस। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है और पढ़ाने के लिए। इफ यू वांट दी अदर यूनिट ऑल्सो प्लीज कमेंट बिलो, मुझे बताइए आप लोग को और क्या पढ़ना चाहते हो आप लोग, बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा है, अभी टाइम नहीं है मेरे पास भी और आप लोगों के पास भी। सो इफ देर इज अ रिक्वायरमेंट देन ओनली आई विल बी मेकिंग द वीडियोस, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, पढ़ाई अच्छे से करो बिना टेंशन लिए, ठीक है। चलो बाय बाय।